आज हमने स्टार्ट करना है इंटरनल एनर्जी से। एक एक पॉइंट जो है इसमें आपका जो है वो पॉइंट है डिस्कशन जो है इसको जो है वो अच्छे से आप लोगों ने जो है वो समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है? सबसे पहले कहते हैं सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस जो है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी को हम आमतौर पर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है उसको आमतौर पर हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो इसमें जो है इंटरनल एनर्जी को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करें तो कहता है जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, जितनी भी होती है ना, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, उसको हम कह देते हैं कि वो एनर्जीज जो है वो इंटरनल एनर्जी है। ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यार गौर से सुनना है, कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं जी? एक मालिक्यूल है, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, उसमें रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है, उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी हो सकती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन उन सब का जो सम है उसको हम कह देते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम आइडियल गैस जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था इसको। सो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस जो है, तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए होगी वो डेट इज यू इज इक्वल टू, हम कहेंगे डेट इज द सम ऑफ कौन सी एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसमें सिर्फ लेते ही कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को सपोज कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी बार बार हमने बोला कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ना तो उसमें हम वाइब्रेशनल एनर्जीज लेते हैं, ना उसमें रोटेशनल एनर्जीज लेते हैं, ना उसमें जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इंक्लूड करते हैं। तो फॉर एन आइडियल गैस उसके लिए हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल जो है ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अब देखो कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कहता है डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने भी बोला कि जो आपके पास जो आइडियल केस है उसमें आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी वो उसमें जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड करोगे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम से हीट सब्ट्रैक्ट करोगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम वैसे कहते हैं इन जनरल जो है वो इंटरनल एनर्जी है। लेकिन आइडियल केस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही होती है? दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रही होती है। और अगर पूछे कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो आपने कहना है टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डायरेक्टली जो है वो ये डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और जो कि इम्पोर्टेंट है इनको साथ साथ जो है वो नोट डाउन भी करना आपने। किसी भी गैस के लिए, फॉर एनी गैस जो है वो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, फॉर एनी गैस इंटरनल एनर्जी इवन कितना ही लो टेम्परेचर क्यों ना हो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती। इवन जो है वो कहता है जी कि हम जीरो एब्सोल्यूट केल्विन पे भी जाकर जो है एब्सोल्यूट जीरो पे भी जाके हम कहते हैं वहाँ जीरो प्रेशर जीरो वॉल्यूम कह रहे होते हैं। तो इतने लो टेम्परेचर पर जाकर अगर मैस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होनी चाहिए। सो अगर इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की कभी जीरो नहीं होती तो फिर क्या जीरो हो सकता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो सकता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में भी जीरो, बट इंटरनल एनर्जी कहता है जीरो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ऑन टेम्परेचर पे जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के ऊपर। सारा मालिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे इंटरनल एनर्जी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? ये इंपॉर्टेंट है जी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर इंटरनल एनर्जी कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन बल्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज करें आपसे कहा जाए कि एक गैस का कंटेनर है बहुत बड़ा, और बल्क में आपने गैस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। जैसे जैसे कि उस कंटेनर को लेट से ट्रेन में रखा और यहाँ से जो है आप लाहौर से कराची ले गए, लाहौर से मरी ले गए। तो बताएं इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहना है दैट विल रिमेन सेम।
क्यों? क्योंकि हमने आइडियल गैस के पास्टुलेट्स में पढ़ा है, केएमटी की थ्योरी में पढ़ा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है हम गैस की क्या सपोज कर रहे होते हैं, जीरो सपोज कर रहे होते हैं। सो इट मींस दैट कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड भी नहीं करती, तो प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बल्क में आप गैस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम। फिर कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? इट इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर जो है ए पॉइंट से ये आपका जो इनिशियल था ये फाइनल था। इनिशियल लेट्स से जी उसकी कंडीशन थी P1 V1, और जो उसका फाइनल है लेट्स से वो आपका आ गया जी P2 V2, ये आपकी फाइनल कंडीशन आ गई। अगर जो है वो आप कहें जी U1 ये वाला आप यहाँ से गए तो इंटरनल एनर्जी इस रास्ते से गए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया डेल्टा U1, ठीक है जी, और इस रास्ते से गए तो चेंज आया डेल्टा U2। तो हमें कहना चाहिए कि डेल्टा U1 जो है डेट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U2। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, तो याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम लेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, सो इंटरनल एनर्जी जो है डेट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। इसकी वही एग्जांपल है जैसे हम ना वो यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी वाले में, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें भी वही है, कहते हैं जी लाइक जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कहते हैं इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज इवन नो हीट ट्रांसफर अगर फॉर एग्जांपल शेकिंग द कंटेनर एंड टू ऑब्जेक्ट्स अप टुगेदर। फॉर एग्जांपल देखो जी, अगर हमारे पास ना एक कंटेनर है और उसमें गैस है, तो आप उसको ना एडियाबैटिकली कंप्रेस कर देते हैं, वर्क डन ऑन दी जो है सिस्टम करते हैं, एडियाबैटिकली आपने कंप्रेशन की। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट एंटर्स द लीव द सिस्टम। तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है देखें इस वाले केस में आपने हीट ट्रांसफर नहीं की, जस्ट उसके ऊपर डायरेक्ट वर्क डन किया है तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो कहता कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज ना भी हो फिर भी जो है वो वहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दी हुई है कि आप किसी कंटेनर में किसी सब्सटेंस को डाल के, फॉर एग्जांपल एक बोतल है उसमें मिल्क रखा और उसको शेक करना शुरू कर दिया। अब जाहिर है उसको शेक करेंगे तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो चूंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इट मींस कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सेकंड लास्ट पॉइंट कहते हैं क्यू इज एडेड। अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो है हीट ऐड करेंगे, जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट जो है ऐड करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जानी है? वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जाहिर है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको अब आपने रिवाइज करना है अच्छे से। इनमें से कोई भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बन के आ सकता है, सो इम्पोर्टेंट है जी। नेक्स्ट जो है जी इसमें हम बात करेंगे अब जी या बल्कि मैं लिख देता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो हीट होती है ये जो है हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है। हीट जो है इज नॉट स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी, हीट जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये नोट डाउन कर लें। बाकी इसके अलावा प्रेशर जो है वो सारे पैरामीटर जितने भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, ये सारे जो है वो स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। जबकि जो हीट है ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसके अलावा बाकी सबको हम जो है वो स्टेट वेरिएबल कह रहे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है जी इसके बाद हम आते हैं हाँ, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, गौर से सुन लेना है।
कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, लेट्स से एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो। फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जीरो। बट याद रखना है साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता, ठीक है। हम चूंकि वर्क डन कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो लेट्स से ये हमारे पास एक जो है वो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं है, सिर्फ क्या जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है, वो जीरो होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से जो भी हम बात कर रहे थे ऊपर में क्वेश्चन में, कि अगर लेट से आप ए से पॉइंट बी गए हो, आपने दो डिफरेंट पाथ को फॉलो किया है, इसमें से गए तो आपने इंटरनल एनर्जी में चेंज आया U1, इस पाथ को फॉलो किया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया U2। चूंकि इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है, तो हम कह सकते हैं चूंकि U इज अ स्टेट फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2, यानी U1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, U2 होना चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ टाइम पेपर में इनसे रिलेटेड जो है वो पास्ट पेपर में आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल जी। वर्क जो है, हम फॉर्मूला होता है F.D। तो यहाँ पर D जो है डिस्प्लेसमेंट, हम उसको इसको बोलेंगे पिस्टन मूव को। तो पिस्टन जितना मूव किया, लेट से पिस्टन एक्स मूव किया है, तो ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। तो जितना पिस्टन जो है वो मूव कर गया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, तो पिस्टन मूव बाय द पिस्टन को हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहेंगे, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको पी जो डेल्टा एक्स है, यानी कि जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ये वाला, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू एरिया। देखो ना, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के इक्वल। तो इसका मतलब है फोर्स की जगह अगर हम प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स पुट कर दें, अब ये जो एरिया है, एरिया जितना चेंज इन एरिया है मल्टीप्लाई बाय जो है वो ये डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमारे पास वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, पी डेल्टा वी। अब यहाँ गौर से सुन लें कि ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर कोई पूछे इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तब यूज होना है जब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा हो। तो ये है वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन कैन आल्सो बी फाउंड बाय एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है। तो कोई भी हमें कांस्टेंट प्रेशर जो है वो उस पे को कर्व गिवन हो, तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, एक फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एरिया इनटू पिस्टन मूव जो है, जितना डेल्टा एक्स का मतलब जितना पिस्टन ने मूव किया है। और एक फॉर्मूला है जी एरिया अंडर द कर्व, आप फाइंड करके वर्क डन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, लेट्स से एक क्वेश्चन गिवन हमें कि प्रेशर अगर जो है वो हमें गिवन हो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पिस्टन मूव जो है वो पिस्टन का एरिया सॉरी आपको गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, तो डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन आपको डेल्टा 0.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करेंगे आप, तो फॉर्मूला यूज करोगे W इज इक्वल टू पी प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स, तो आपके पास 1 जूल आंसर आ जाएगा। यहाँ सिर्फ ख्याल रखना है कि यूनिट सेंटीमीटर में है तो उसको आप मीटर में चेंज करेंगे, ये दोनों मीटर यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास जो हमारे कन्वेंशन हैं, कन्वेंशन जो है जी वो यहाँ पर एक छोटा सा जस्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस है, वो क्या, हीट एडेड टू अ सिस्टम जो है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, हीट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब एरो अंदर की तरफ है तो हम वर्क डन जो है वो कह रहे होते हैं, वर्क डन जो है वो किसके ऊपर हो रहा है, ऑन दी सिस्टम। तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम को हम नेगेटिव लेंगे, वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम जो है उसको हम जो है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इसका एरो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है इज टेकन एज पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, केमिस्ट्री में रिवर्स है,
केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम को आप नेगेटिव ले रहे होते हो। तो ये वाली चीज का ख्याल रखना है यहाँ पर। कन्वेंशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से इनका पता होना चाहिए ताकि आगे जो है वो कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना आए। वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज positive, work done by the system is taken as positive, work done on the system is taken as negative। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जी सिंपल है। सबसे पहला जी हम कहते हैं जी थर्मल इक्विलिब्रियम में टू सिस्टम्स आर सेड टू बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर और नो ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम सी है। अगर ये तीनों का एट द सेम टेम्परेचर है तो मैं कहूँगा टेम्परेचर ए और बी का भी सेम होगा और बी और सी का भी सेम होगा और इन दोनों के तीनों के दरमियान किसी किस्म की हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। इफ टू सिस्टम्स आर एट द सेम टेम्परेचर तो हम कहेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले तो याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। और इस चीज के अकॉर्डिंग कहता है कोई भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है लेट्स से आप उस सिस्टम में कोई हीट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सिस्टम जो है वो एक कंसीडर कर लेता हूँ और इसमें मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो है ये इसका जो पिस्टन है। ठीक है जी, ये पिस्टन है और आप इस सिस्टम में जितनी हीट ऐड करोगे यानी प्लस क्यू जो है हीट एडेड टू सिस्टम वो कहता है दो जगह पे यूटिलाइज होगी। कहाँ कहाँ पे? एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और प्लस जो है बाकी जो अमाउंट बचेगी वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को यहाँ हम क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव। तो हीट एडेड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सो जितनी एनर्जी आप इनपुट दे रहे हो और इक्वल टू क्या है? आउटपुट। आउटपुट यहाँ दो आ रही है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। सो according to first law of thermodynamics, heat added to a system is equal to change in internal energy plus work done। आपकी बुक में इसकी दो एग्जांपल्स गिवन है। जैसे जी बाईसाइकिल पंप है, कहता है बाईसाइकिल पंप हीट अप क्यों हो जाता है? इसलिए हीट अप होता है क्योंकि जो इंक्लोयर ऑफ बाईसाइकिल पंप है वो स्टील का बना होता है। ऐसे ही है। तो इंक्लोयर अगर स्टील का बना हुआ है तो आप क्या करते हो जब उसके ऊपर जो है वो पिस्टन लगा हुआ है, ज़ाहिर है आप उसको पुश करते हैं। तो आप पुश आप जब करेंगे तो आप वर्क डन जो है वो ऑन दी सिस्टम करेंगे। बाईसाइकिल पंप में वर्क डन ऑन दी सिस्टम आप कर रहे हो तो वो उस जब वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा तो वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है, एज ए रिजल्ट चूंकि अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और ये मेटल इंक्लोजर का बना होता है इस वजह से वहां से हीट बाहर आना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं एज ए रिजल्ट जब बाईसाइकिल पंप हम प्ले कर रहे होते हैं तो वाइल प्लेइंग बाईसाइकिल पंप जो है वो हीट अप हो जाता है। हीट अप क्यों होता है? चूंकि आप जब वर्क डन ऑन दी सिस्टम करते हो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एज ए रिजल्ट जो है बाहर हीट आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है बाई प्लेइंग बाईसाइकिल पंप जो इसी के अकॉर्डिंग देखो इसको रीअरेंज करें तो ये जो इक्वेशन है ये बाईसाइकिल पंप के लिए होगी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू माइनस क्यू। तो हीट इंटरनल एनर्जी से हीट बाहर आ रही होती है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल जो है देखो हम वार्म ब्लडेड है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जीरो होना चाहिए। तो जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी की हीट बन जाती है और जो हम वर्क डन करते हैं हमारी बॉडी की हीट से क्या हो रहा होता है? माइनस हो रहा होता है। सो अब देखें कि अगर हम चाहते हैं कि हम चूंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए कहते हैं जी हम फूड खाते हैं ताकि हमारी जो है वो कंटिन्यूसली हीट की सप्लाई आती रहे और जो हम वर्क डन करेंगे वो हमारी बॉडी की हीट से क्या हो रहा होगा? माइनस हो रहा होगा। एज ए रिजल्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। सो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बुक से एक दफा रीड आउट भी कीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। इसमें मैं आपको सारे प्रोसेसेस को बारी बारी जो है वो रिवाइज करवाने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताकि अगर जो है वो पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आप जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ के समझ सकें कि उसमें पूछा क्या गया हुआ है।
देखो जी, अगर हमें कोई कहे जी आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप देखो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो कि डेल्टा यू जीरो हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वर्क डन। अच्छा, अब बॉयल्स लॉ जो है होल्ड्स गुड फॉर किसके लिए होता है जी, आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए होता है। और उसमें हम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह रहे होते हैं, वॉल्यूम। और उसका जो कर्व बनता है उसको क्या बोल रहे होते हैं, आइसोथर्म बोल रहे होते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इन टर्म्स ऑफ हमने लिखा है, जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की जगह क्या आ गया, जीरो आ गया। अब दो चीजें हो सकती हैं जी, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब जरा देखिएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये है कि आप बाहर से जब हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट एडेड टू अ सिस्टम, हीट ऐड करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेट मस्ट बी क्या रहनी चाहिए, जीरो। तो ज़ाहिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहनी चाहिए। तो आप चूंकि आप जब हीट ऐड करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो रहे। तो आप जो हीट ऐड करोगे तो वो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग पे वर्क डन करेगा। तो हीट जो है अगर जो है वो डायरेक्टली किसमें यूज हो रही है, दैट इज यूज इन वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब है ये किसको शो करेगा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो करेगा। अगर कहीं भी आपको लिखा नजर आए Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब आपने समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। और अगर कहीं माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा नजर आए, जैसे देखो इसमें हम कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव माइनस डब्ल्यू। अब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। हम चाह रहे हैं कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या रहे, क्या हो, कम हो जाए। चाह तो उसके लिए आप उस सिस्टम को जो है उसमें से इंटरनल एनर्जी को क्या करेंगे, बाहर जो है वो जो है वो रिमूव कर देंगे हीट को। तो इसका मतलब ये, ताकि उसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा, अगर कहीं भी आपको लिखा नजर आए माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, आपने समझ जाना है कि ये किसको शो कर रहा है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है जी, तो यू शुड नो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। और आपसे अक्सर पूछा जाए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो डायरेक्टली वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है, वो आइसोथर्मल जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो कह रहा है जितने भी आइसोथर्मल टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेसेस मस्ट टेक प्लेस स्लोली। जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। मेन निशानी कई दफा ना आपको डायरेक्टली नहीं बताया होगा कि आइसोथर्मल कौन सा है या एडियाबैटिक कौन सा है। लिखा होगा अ गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड, इतना लिखा है। तो इसका मतलब स्लो प्रोसेस है, तो दैट मस्ट बी कौन सा होना चाहिए, आइसोथर्मल। जब भी स्लो प्रोसेस होगा आपने समझ जाना है कि वो कौन सा होगा, आइसोथर्मल। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज अ स्लो प्रोसेस, और वो कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है जी, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो क्यू जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ जीरो आ जाएगा। अब या तो हम वर्क को दूसरी तरफ लेके जाएंगे या डेल्टा यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दोनों का मतलब डिफरेंट होगा। अच्छा, बॉयल्स लॉ के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस होता है पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका जो कर्व बनता है उसको आप बोलते हो एडियाबैट। और एडियाबैट जो है मोर स्टीपर देन आइसोथर्म, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो एडियाबैट जो नीचे बनता है, आइसोथर्म थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म। अच्छा, अब देखो अगर मैं ये डेल्टा यू को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो इस तरफ, तो ये डेल्टा यू माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब कहीं भी लिखा नजर आए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो आपने समझ जाना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखें वर्क डन यहाँ हुआ है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ जो वर्क डन हुआ है दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ जो वर्क डन हुआ है वो वर्क जो इंटरनल एनर्जी है उसकी कॉस्ट पे हुआ है।
सो यहाँ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट नहीं आ रही। नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम का मतलब है आपने इस सिस्टम को इंसुलेट कर दिया। आप चारों तरफ से आप इस सिस्टम को अगर इंसुलेट कर देते हैं तो हम कहेंगे नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम। अच्छा, जब आप इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो वर्क डन जो है ऑन दी सिस्टम जो है उसको क्या लेते हो आप, नेगेटिव। तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब अगर कहीं भी आपको लिखा नजर आता है -W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू, आपने समझ जाना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। और अगर वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा हो तो वो माइनस डेल्टा यू होगा, हम कहेंगे वर्क डन इज ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। So you should know the clear difference between adiabatic compression and adiabatic expansion। और कहते हैं जितने भी adiabatic processes होते हैं वो हमेशा याद रखना क्या होते हैं, वो चूंकि हम adiabatic process perfectly insulator होते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, मोस्टली प्रोसेस जो है वो अब्रप्ट होते हैं। अब्रप्ट का मतलब बहुत ही तेज होते हैं। तो जितने अब आपको अगर टेस्ट में उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, तो आपने समझ आना है वो कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर स्लोली लिखा हुआ है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, अब जैसे बर्स्ट फायर है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है, जैसे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है। अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में कहता है कि कंप्रेशन एंड रेरफेक्शंस अकर सो रैपिडली, इस वजह से जो उसमें हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए वो प्रोसेस कौन सा है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो एडियाबैटिक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी वेरी फास्ट। और जितने भी जो हमारे जो होते हैं जी आइसोथर्मल प्रोसेसेस, वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। नेक्स्ट दो और प्रोसेस है जी हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहते हैं जी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। और वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, P इज इक्वल टू डेल्टा वी। और यहाँ से सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम आइसो बैरिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन की जगह P डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है जी। और एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। वो प्रोसेस कौन सा है जी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। आइसोकोरिक कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो उसमें वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा। और वर्क डन जीरो होने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। पास्ट पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बताएं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट एडेड टू अ सिस्टम जो है डायरेक्टली किसकी इक्वल होती है, वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाती है। तो हीट एडेड सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो आपने कहना है वो कौन सा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखना है कि जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, वो जीरो होता है। नेक्स्ट है जी, हम वर्क डन की बात करें, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क डन इज मैक्सिमम। एक्सपेंशन की बात करें तो अब देखो ये हमारे पास कर्व बना हुआ है। आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक का मतलब नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसमें तो अंडरस्टूड है कि वर्क डन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। इसमें अंडरस्टूड है कि वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बाकी अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किस में बनेगा, आइसोबैरिक में। इसका मतलब है आइसोबैरिक जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होता है इन आइस जो है वो अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हो। सेकंड पे कौन सा आएगा, सेकंड पे आपका आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड पे कौन सा आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। और फोर्थ पे कौन सा आएगा, ज़ाहिर है जिसमें वर्क डन नहीं होता, वो कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें जो है उसने पूछा है मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक जो प्रोसेस है, सिंस एरिया अंडर द कर्व जो है इसमें सबसे ज्यादा है, इस वाले में जो है वो वर्क डन सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया जी। बाकी छोटे मोटे ये क्वेश्चन हैं, अगर पेपर में आते हैं इजीली आंसर दे सकते हो। जैसे 5 मोल्स ऑफ द गैस कहता है 250 वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब आपको जो है वो प्रोसेस कौन सा बताया हुआ उसने यहाँ पर, एडियाबैटिक। अब हमें पता है एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है उसमें -W इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस डेल्टा यू।
आपको वर्क डन दिया हुआ वही इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, तो आंसर आपका सीधा सीधा 250 आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं और आपको पता है एडियाबैटिक कंप्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है जी। इसी तरह जैसे रेशो ऑफ बल्क मॉडुलस टू कहते हैं जी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है वो क्या होगा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो है वो क्या होता है, गैमा पी, और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है वो पी के इक्वल होता है। ये कहाँ पढ़ा था आपने, ये चैप्टर नंबर 8 में, जब न्यूटन्स फॉर्मूला और आपने जो है वो लैपलेस करेक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें जो बल्क मॉडुलस है आइसोथर्मल, जब न्यूटन ने कंडीशन ली थी तो वो पी के इक्वल आया था, और जब लैपलास ने उसको एडियाबैटिक कंडीशन के अंडर किया था तो गैमा पी के इक्वल आया था। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो है वो गैमा पी के इक्वल होता है, तो आपका आंसर यहाँ से गैमा आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो जी कहता है सिस्टम जो है डज 600 जूल ऑफ वर्क जो है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें वर्क डन जो है वो सिस्टम डज, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये आपके पास जो है इसको हम नेगेटिव लेंगे, सॉरी पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। एंड एट द सेम टाइम इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो अब देखो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये भी डेल्टा यू पॉजिटिव आएगी। तो हाउ मच हीट इज सप्लाइड, तो दोनों चौके पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 920 क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिर्फ रह गया मोलर स्पेसिफिक हीट वाला। अभी मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ और मोलर स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, साथ ही आपका क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो दोबारा लॉग इन करता हूँ। करना है जी। सो इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कहता था मोलर स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन, और द एसआई यूनिट इसका क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि लेट्स से जी हमारे पास ना एक कंटेनर हो, और उसमें जो है वो हाँ जी, लेट्स से जी हमारे पास ना एक कंटेनर है और उसमें ना 1 मोल ऑफ ए गैस है। सो अगर लेट्स से कि इसमें 1 मोल ऑफ ए गैस है, और सपोज कर लेते हैं हम कि इस वक्त ना उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन है। ठीक हो गया। सो अमाउंट ऑफ हीट जितनी रिक्वायर होगी, जितनी हीट रिक्वायर है इसका टेम्परेचर 10 से कितना करने के लिए, 11 करने के लिए, यानी कि जस्ट 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, या 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी जो है वो इन जो है वो थ्रू वन जस्ट आपने जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 का चेंज आना चाहिए। अगर 10 था तो 10 से 11 हो जाए, 11 है तो 12 हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। अच्छा अब देखो कि इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा Q ओवर एन जो है वो एन डेल्टा टी। अच्छा यहाँ है ना दो बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके पास्ट ये पेपर में बहुत दफा पूछे गए हैं। कहता है एन इज इक्वल टू 1 कर दें तो वो जहाँ 1 मोल ऑफ ए गैस ले रहे हो ना, तो एन को अगर हम 1 कर दें तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी रह जाएगा। अच्छा आप जरा गौर करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है उनके लिए जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू यानी कि हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो है वो तो जीरो होना चाहिए, किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। तो समथिंग यानी कि हीट डिवाइडेड बाय जीरो, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं, इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो उसमें क्यू ही जीरो हो जाएगा। जब ऊपर वाली टर्म जीरो होगी तो जाहिर है फिर उसका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ये दो एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट, जबकि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए क्या होती है जी, जीरो। नेक्स्ट जो है जी इसमें हमारे पास जो है सीपी, सीपी का मतलब मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट जो है अप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो है ये मेरा ख्याल रिवर्स हो गया, सी यहाँ वी आएगा।
चूंकि ऊपर वॉल्यूम है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है। तो इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो कि ये रीअरेंज करके एग्जामिनर जो है वो आपको पेपर में क्वेश्चन दे सकता है। तो जब आप हीट ऐड करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू प्लस वर्क डन के। अच्छा, अब क्यू वी किसके इक्वल है, वो सी वी डेल्टा टी के इक्वल है, ऐसे ही जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन वैसे क्या होता है, जीरो होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो वो जीरो हो गया, इसका मतलब है कि सी वी डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू। मतलब ये है कि जब आप जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट ऐड कर रहे हो, तो वो सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ जा रही है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए जो है वो कम हीट रिक्वायर होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। यही वजह है कि आप बोल रहे होते थे सी पी जो है इज ग्रेटर देन सी वी। ठीक है जी। अच्छा, सी पी जो है, और ये जो है वो मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, प्रेशर की अगर बात करें, तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर जो है क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। और यहाँ पर जो है वो जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करेंगे वो सी पी इंटू डेल्टा टी के इक्वल आएगी। तो रिलेशन यहाँ से बनता था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और यहाँ से आप कहते थे कि सी पी जो है ग्रेटर देन सी वी बाय एन अमाउंट इक्वल टू आर। और याद रखना है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसमें हीट कम क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो किस में यूज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो जल्दी टेम्परेचर राइज कर जाता है। जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो है जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो वो दो कामों में यूज होती है। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो क्यू पी आप प्रोवाइड कर रहे होते हो तो वो दो कामों में यूज हो रही होती है। कौन कौन से, उसमें इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज भी उसकी वजह से आएगा, और प्लस जो है एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसकी वजह से जो हीट आपने ऐड किया उसकी वजह से वर्क डन भी होगा। तो चूंकि वो हीट दो जगह यूटिलाइज हो रही होती है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो स्लो बढ़ेगा। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वर्क डन तो होता ही जीरो है। इस वजह से इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इंक्रीज हो रही होती है, टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। अच्छा, एक और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ना ये टेबल जो है वो आप लोगों को जो है वो ये बनाया हुआ है, और बुक में भी बना हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक से रिलेटेड आते हैं। तो उसमें सिर्फ हमें गैमा की वैल्यू याद होती है। तो मैंने इसमें सी पी की वैल्यू भी लिख दी है, सी वी की वैल्यू भी लिख दी है, और ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। सी पी की वैल्यू 5/2 आर होती है, सी वी की 3/2 आर, इनकी रेशियो लेंगे 1.67 आ जाएगा। डायटोमिक जो है उसमें सी पी की वैल्यू जो है वो 7/2 आर होती है, सी वी की वैल्यू 5/2 आर होती है, तो गैमा 7/5 1.40 हो जाएगा। इसी तरह से पोलियोटॉमिक में सी पी की वैल्यू 4 आर होती है, सी वी की वैल्यू 3 आर होती है, तो गैमा की वैल्यू जो है वो 4/3 यानी 1.29 हो जाती है। ठीक है जी। सो गैमा जो है वो सी पी ओवर सी वी, और यहाँ से जो है वो कहता है हैज चूंकि सी पी ओवर सी वी है ना, सी पी इज ग्रेटर देन वी है, तो गैमा की वैल्यू याद रखना है हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पे देखो कहता है द वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ गैस इज 1.66। गैस क्या होनी चाहिए, अब 1.66 का मतलब है पोली मोनोटॉमिक। इनमें हम देखते हैं मोनोटॉमिक कौन सी गैस है। देखो O2 ये डायटोमिक है, H2 डायटोमिक है, N2 डायटोमिक है, तो यहाँ आंसर जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ मोनोटॉमिक एक ही है, नहीं होता, इसका मतलब है ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं जो रिलेटेड टू क्या होते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जी ये बताएं कि अगर सी वी की वैल्यू 5/2 आ रहा है तो ये बताएं गैमा की गैमा की वैल्यू फॉर दिस गैस क्या होगी। तो अब देखो गैमा होता है सी पी ओवर सी वी, सी वी आपको गिवन है, सी पी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सी पी फाइंड करने के लिए आप कहेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आप सी पी जो है वो फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा जी, सी पी विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा आर प्लस जो है उसमें क्या आ जाएगा 5/2 आर। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर जो है आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका सी पी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 7/2 आर आ जाएगी, सी पी की वैल्यू आई है। अब उसने गैमा की वैल्यू पूछी है, तो गैमा की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। गैमा इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी पी ओवर सी वी। सी पी जो है वो आपका कितना आया, 7/2 आर, और जो सी वी है
वो आपके पास जो है वो 5/2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपका आंसर जो है वो 1 पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, 4। तो ये डायटोमिक गैस के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए देखो मैंने ऊपर आपको टेबल बनवाया है, तो इसका आंसर 1.4 आ रहा है, तो इस टेबल में ज़रा गौर करें, इसमें भी आंसर 1.4 ही है। अगर आपको सी वी की वैल्यू इसने 5/2 आर गिवन है, तो इसका मतलब है सी पी 7/2 आर होगा, और गैमा की वैल्यू 1.40, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है जी, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हो। जी।